क्लियर। और ये दोनों का डेरिवेशन का कंपैरिजन है, जिससे कि डिसाइड होता है कि उसका क्या इसका क्या के बराबर होगा। ठीक है, ये जस्ट हम ये स्लाइड शो कर रहे हैं जो हमसे क्लास नहीं किए हैं उन लोगों के लिए। जो मेरा सोम का क्लास किए हुए हैं उन लोगों के लिए नहीं है, उनके पास तो नोट्स होगा। चलिए, सो रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम, ठीक है, बहुत सिंपल है। रियल बीम का स्लोप, रियल बीम का स्लोप कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स होता है। रियल बीम का स्लोप कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स होता है, और रियल बीम का डिफ्लेक्शन कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट होता है। बस यही जानना है, ठीक है। और ये कहाँ से आता है? ये इस कंपैरिजन से आता है, ठीक है, इसी कंपैरिजन से आता है। तो बस याद रखिए कि रियल बीम, जो बीम आपको एग्जाम में दिया है, उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो आपको कॉन्जुगेट बीम बनाना है, और कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना है। क्लियर? तो देखिए कैसे होता है। रियल बीम में अगर पिन सपोर्ट होगा, तो रियल बीम में पिन सपोर्ट, तो पिन सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं। और रोटेशन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रोटेशन नॉट इक्वल टू जीरो और डिफ्लेक्शन जीरो। तो अगर रोटेशन नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जो कॉन्जुगेट बीम होगा वहां पे शियर फोर्स क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। और बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। तभी तो इसमें डेल्टा जीरो हो जाएगा और थीटा नॉन जीरो हो जाएगा। तो कैसा सपोर्ट बनाएंगे? तो पिन सपोर्ट रियल बीम में रहेगा तो उसमें भी पिन सपोर्ट ही हो जाएगा, क्योंकि पिन सपोर्ट पे शियर फोर्स होता है और बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो देखिए ये मैच कर गया। आ जाइए रोलर पे, इसमें थीटा नॉन जीरो और डेल्टा जीरो, ठीक है। तो रोलर भी रोलर ही रह जाएगा, क्योंकि रोलर पे शियर फोर्स होता है और बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, इजंट इट? नाउ फिक्स्ड, फिक्स्ड पे थीटा भी जीरो होता है और डेल्टा भी जीरो होता है। तो थीटा और डेल्टा दोनों जीरो कहां होगा? क्लियर? तो जहां बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स दोनों जीरो होगा, तो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स कहां जीरो होता है? फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स दोनों जीरो होता है। तो इसको हम लोग फ्री कर देंगे, सीधा सीधा फ्री एंड। सो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों जीरो। नाउ अगर फ्री एंड होगा तो थीटा भी नॉन जीरो, डेल्टा भी नॉन जीरो। तो थीटा डेल्टा दोनों नॉन जीरो, तो फिक्स्ड बीम कर देंगे। फिक्स्ड बीम पे, फिक्स्ड एंड पे शियर फोर्स भी नॉन जीरो, बेंडिंग मोमेंट भी नॉन जीरो। क्लियर? इंटरनल पिन सपोर्ट होगा, इंटरनल पिन सपोर्ट। तो यहां पे थीटा नॉन जीरो होता है, डेल्टा जीरो होता है। थीटा नॉन जीरो, डेल्टा जीरो। तो यहां पे क्या होना चाहिए? शियर फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो उसको क्या बना देंगे? इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज पे क्या हो जाता है? शियर फोर्स तो होता है बट बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। इंटरनल रोलर, वो भी क्या हो जाएगा? इंटरनल हिंज हो जाएगा। और अगर इसमें हिंज है तो हिंज में क्या हो गया? थीटा नॉन जीरो, डेल्टा भी नॉन जीरो। थीटा और डेल्टा दोनों नॉन जीरो। तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि रोलर सपोर्ट लगा दीजिए कॉन्टिन्यूअस करके। क्लियर? तो वहां बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स दोनों आएगा। तो ये चीज जितने अच्छे से जिसको समझ में आएगा उसको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम वो मिनटों में कन्वर्ट कर लेता है, बस यही समझना है, ठीक है। जब हम प्रिपरेशन करते थे ना, तो हम मेरा इस पे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, हमको कभी दिक्कत नहीं होता था कॉन्जुगेट बीम बनाने, बड़ा क्लियर था एकदम। तो ये चीज बस इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखते थे और ये ऐसे बना लेते थे, ठीक है। कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट बी। बी पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट बीम बनाइए। तो कॉन्जुगेट बीम फिक्स्ड क्या हो गया? फ्री हो गया। और फ्री क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो पहले तो बीम बना दिए। अब इस पे लोडिंग, तो देखिए इसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? हॉगिंग। तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को डाउनवर्ड लोडिंग लेते हैं, क्योंकि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड लोडिंग क्या होता है हम लोगों का? नेगेटिव। और अपवर्ड लोडिंग क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए डाउनवर्ड लोडिंग ले लिए। और ये ट्रायंगुलर वेरिएशन था तो इसलिए ट्रायंगुलर वेरिएशन हो गया। एम बाई ई आई डायग्राम इसका लोडिंग हो गया। अब क्या निकालना है? यहाँ पे डिफ्लेक्शन और रोटेशन निकालना है। क्लियर? तो बस हम लोग यहाँ पे शियर फोर्स और मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? निकाल लिए। स्लोप एट बी ऑफ रियल बीम इज इक्वल टू शियर फोर्स ऑफ कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम का शियर फोर्स निकाल लिए। नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो उससे हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। सिमिलरली रोटेशन निकालना है। क्लियर? अच्छा, रोटेशन निकाले, फिर डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए। नेगेटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। बस यही करना होता है। नाउ कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ स्पैन। सेंटर ऑफ स्पैन पे डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा? तो ये रियल बीम है,
रियल बीम का कॉन्जुगेट बीम बना है, कॉन्जुगेट बीम भी वैसा ही रहेगा। तो रियल बीम का कॉन्जुगेट बीम भी वैसा ही है। इस पर जो लोडिंग डायग्राम होगा वो M/EI डायग्राम हो जाएगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, 3 लोडिंग है ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होगा। क्लियर, ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। लेकिन उसमें EI से डिवाइड करते हैं, तो ये 2I है, ये I है, I है, तो उसको जब डिवीजन कीजिएगा तो ये ऐसे करके ऐसा शेप बनेगा। सो ये हम लोगों का फाइनली शेप हो गया। अब बीच में हम लोगों को डिफ्लेक्शन रोटेशन निकालना है, तो बीच का रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सो रोटेशन 0 हो जाएगा। डिफ्लेक्शन हम लोगों का निकल जाएगा या नहीं, कैसे निकलेगा, तो मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल देंगे। मिड स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल देंगे। आया समझ में? ठीक है। नाउ डिफ्लेक्शन एट सी इन रियल बीम, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट सी इन रियल बीम, बेंडिंग मोमेंट एट सी डैश इन कॉन्जुगेट बीम। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी डैश हम लोग निकाल लिए, तो ये हम लोगों का आ गया डिफ्लेक्शन। सिंपल, क्लियर। कुछ नहीं है, लोडिंग इस टाइप का है तो इसको ट्रायंगुलर लोडिंग मान लिए, इसको रेक्टेंगुलर लोडिंग मान लिए, और ये फिर ट्रायंगुलर लोडिंग। तो 3 लोडिंग के कारण यहाँ बेंडिंग मोमेंट लिख दिए। बस वही किया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू 1 2 3 ऐसे करके बनाया हुआ है। क्लियर। ये देखिए, रियल बीम अगर ऐसा होगा तो कॉन्जुगेट बीम वैसा हो जाएगा, अलग अलग। थोड़ा सा देख लीजिए होना चाहिए या नहीं। बेसिकली ये स्लाइड पहले होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसके बाद स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है, इसमें गलती होने का चांस बहुत कम होता है। सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस स्ट्रेन एनर्जी मेथड से बनाया जाता है। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेम वगैरह का क्वेश्चन होता है ना, लोग स्ट्रेन एनर्जी मेथड से ही बनाते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहला एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन होता है, और एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी होता है। हम लोग बॉडी पे जितना एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो कहाँ स्टोर हो जाता है, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फॉर मेंबर्ड इन 3D, ठीक है, सो फॉर मेंबर्ड इन 3D, फॉर मेंबर्स इन 3D, strain energy due to bending, shear, torsion and axial, bending, shear, torsion and axial, ठीक है। तो बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी, शेयर के कारण स्ट्रेन एनर्जी, टॉर्शन के कारण स्ट्रेन एनर्जी, और एक्सियल के कारण स्ट्रेन एनर्जी, चारों के कारण स्ट्रेन एनर्जी होता है 3D में। ठीक है, 2D में जब होता है तो 2D में आपका टॉर्शन नहीं आता है, 2D में टॉर्शन नहीं आता है। और हम लोग बीम वगैरह कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें मान रहे हैं अभी कि एक्सियल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग केवल बेंडिंग और शेयर के कारण स्ट्रेन एनर्जी कंसीडर करेंगे। अब बेंडिंग और शेयर में भी शेयर के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी। तो शेयर वाला स्ट्रेन एनर्जी हम लोग अभी नेग्लेक्ट कर देंगे और केवल बेंडिंग वाला स्ट्रेन एनर्जी कंसीडर करेंगे। आया समझ में? हाँ, गेट में है। ठीक है, कैलकुलेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ग्रेजुअल लोड। तो ग्रेजुअल लोड के कारण वर्टिकल डिफ्लेक्शन, तो इसमें ग्रेजुअल लोड है तो वर्क डन क्या हो गया, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। बीम हैज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग एंड शेयर बोथ, सिंस स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर इज वेरी लेस सो इट इज नेग्लेक्टेड, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग के कारण, याद आ रहा है बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी, ये फॉर्मूला बताए थे ना बेंडिंग के कारण, बेंडिंग चैप्टर में, फ्लेक्सर चैप्टर में ये बताए थे फॉर्मूला। क्लियर, तो उससे स्ट्रेन एनर्जी निकाल लिए हैं। तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, दोनों को इक्वल किए हैं, डेल्टा इक्वल टू आ गया PL³/3EI। ये मेथड वहां पे वर्क नहीं करता है जहां पे लोड के सामने अगर नहीं निकालना होगा तो वो मेथड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, पिछली बार लोड के सामने डिफ्लेक्शन निकाले थे, इस बार लोड यहां अप्लाई किया और यहां डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये मेथड काम नहीं आता है। तो एक कैस्टिग्लियानो साहब थे, कैस्टिग्लियानो साहब ने एक मेथड डेवलप किया और जिससे बड़े आसानी से ये निकल जाता है। तो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, 2 थ्योरम था कैस्टिग्लियानो साहब का। ठीक है, पहला थ्योरम क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन और रोटेशन गिव्स फोर्स और मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट डिफ्लेक्शन और रोटेशन।
तो P इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन रोटेशन निकालना पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर का लोडिंग निकालना नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर स्ट्रक्चर के स्ट्रेन एनर्जी को डिफ्लेक्शन या रोटेशन के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उस डिफ्लेक्शन और रोटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो लोड या मोमेंट होगा वो पता चल जाता है। और दूसरा थ्योरम कैस्टिग्लियानो साहब का भी यही है, उसमें उल्टा कहते हैं, उसमें कहते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी को फोर्स के या मोमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फोर्स और मोमेंट के डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन या रोटेशन मिल जाएगा, फोर्स और मोमेंट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इन जनरल वी नेग्लेक्ट स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर, सो डिफ्लेक्शन रोटेशन इज क्रॉसपॉन्डिंग टू बेंडिंग ओनली। इसीलिए हम लोग बेंडिंग के क्रॉसपॉन्डिंग ही स्ट्रेन एनर्जी कंसीडर करते हैं। समझ में आया, केवल बेंडिंग के क्रॉसपॉन्डिंग ही स्ट्रेन एनर्जी कंसीडर करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो हम लोग डेल्टा को स्ट्रेन एनर्जी को P और M के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो हम लोगों का ये डेल्टा हो गया। सिमिलरली थीटा निकालना होगा तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। m0 क्या है, अप्लाइड मोमेंट, और P क्या था, अप्लाइड लोड। क्लियर। साइन कन्वेंशन, क्या साइन कन्वेंशन लीजिएगा, बहुत सिंपल है, डेल्टा और थीटा आर ऑलवेज पॉजिटिव इफ इन द डायरेक्शन ऑफ P एंड M, ठीक है। तो P और M के डायरेक्शन में अगर डेल्टा थीटा होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा थीटा नेगेटिव आ गया इट मींस P और M के अपोजिट डायरेक्शन में। M को पॉजिटिव कब लीजिएगा, कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। क्यों, देखिए M का साइन कन्वेंशन लेने में गलती की है, उसी को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, गलती गलती मल्टीप्लाई हो गया, सही हो जाएगा, यानी गलती गलती मल्टीप्लाई हुआ सही हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। Now, any sign convention gives same result. However, generally sign convention of bending moment is used to write expression of M in above equation. BMD के लिए जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं ना वही यूज कर लेते हैं तो बेटर रहता है, अदरवाइज आप कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कीजिए आंसर विल रिमेन सेम, आंसर हमेशा सेम आता है। कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट बी, बी पे हम लोगों को डिफ्लेक्शन निकालना है, तो बी पे डिफ्लेक्शन निकालना है कैसे, mx निकाल लिए, डेल mx बाई डेल पी निकाल लिए फ्रॉम कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है इसलिए नेगेटिव लिए है, ठीक है। डेल्टा ये एक्सप्रेशन में सब पुट किए, PL³/3EI, बहुत सिंपल है। दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट दोज पॉइंट ऑल्सो जहां पे लोड नहीं है। ये तो वो क्वेश्चन था जहां लोड था, तो लोड के सामने तो डिफ्लेक्शन हम लोग पिछले मेथड से भी निकाल सकते थे जिसमें एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी किए थे, तो उसके लिए कैस्टिग्लियानोस पढ़ने का क्या जरूरत था। तो बहुत सिंपल है, हम लोग इससे वो वहां पे भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं जहां लोड नहीं था। अब देखिए कैसे, सो यहां लोड लगाएं और सी पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी पे एक वर्चुअल लोड लगा देते हैं, स्यूडो लोड लगा देते हैं, दैट इज आर, और बाद में हम लोग मान लेंगे कि आर का वैल्यू 0 है, तो आर का वैल्यू जब 0 कर देंगे तो यही स्ट्रक्चर हो जाएगा या नहीं। तो बहुत सिंपल है, यहां पे P है यहां पे R है, अब दोनों लोड मिला के इसका स्ट्रेन एनर्जी पहले निकाल लीजिए, ठीक है। सो दोनों लोड मिला के हम लोग स्ट्रेन एनर्जी निकाल लिए और उसको R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि R के सामने डिफ्लेक्शन निकालना है। तो पहले mx लिखें डेल mx बाई डेल आर, फिर mx लिखें डेल mx बाई डेल आर। अब डेल्टा सी क्या हो जाएगा, 0 से L/2, 0 से L/2, x हम लोग दोनों बार यहां से लिए और फिर यहां से लिए, और इसमें हम लोग एक्सप्रेशन निकालें, ये एक्सप्रेशन आया और इस एक्सप्रेशन में r का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो r का वैल्यू जैसे ही 0 पुट कीजिएगा 5PL³/48EI आ जाएगा। आया समझ में,
ठीक है। कैलकुलेट रोटेशन एट सी, सी पे रोटेशन निकालना है, ये एक फ्रेम का क्वेश्चन है, फ्रेम का क्वेश्चन, और सी पे आपको रोटेशन निकालना है, ठीक है। तो सी पे आपको रोटेशन निकालना है, तो फ्रेम का क्वेश्चन है, सी पे रोटेशन कैसे निकलेगा, तो याद है अभी बताएं ना कि जहां पे डिफ्लेक्शन रोटेशन निकालना है वहां पे फोर्स और मोमेंट लगा देंगे, तो यहां पे सी पे रोटेशन निकालना है तो सी पे एक m0 मोमेंट अप्लाई कर देंगे, एक वर्चुअल इमेजिनरी मोमेंट अप्लाई कर दिए m। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर मेंबर के लिए m निकालेंगे और डेल m बाई डेल m करेंगे, तो mx निकालें cb के लिए और उसको डेल mx बाई डेल m कर दिए। फिर mx निकालें, इंक्लाइंड मेंबर में बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, याद है हम क्लास में बताए थे। इंक्लाइंड मेंबर में एक तो तरीका यह है कि फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे, और ऐसे करके बेंडिंग मोमेंट लिखिए, या फिर शॉर्टकट हम लोग सीधा सीधा इसी को क्या कर सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों आपको सेम रिजल्ट देता है। तो जिसको ऐसे लिखना है ऐसे लिखिए, जिसको डायरेक्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है वो कर लीजिए। ये करने में मेहनत लगता है इसलिए हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। नाउ इस मेंबर में हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट लिखना है, इसका मेंबर का mx लिखें, डेल mx बाई डेल m0 फिर से किए, ठीक है। नाउ थीटा c निकालना है, तो थीटा c दो मेंबर है, दो बार इंटीग्रेशन की, एक cb के लिए एक ba के लिए, पूरा एक्सप्रेशन निकाल लिया, उसमें पुटिंग कैपिटल M इक्वल टू 0, हम लोगों का m का वैल्यू कितना है 0, क्योंकि वो तो हम लोग इमेजिनरी माने हैं, तो उसको 0 पुट कर दिए, 355 अपॉन EI हम लोगों का कैलकुलेट होके आ गया। आया समझ में, 355 अपॉन EI, थीटा सी, EI का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, उससे हम लोगों का रोटेशन निकल गया। ये क्वेश्चन हम दिए थे बच्चों को होमवर्क कि अगर क्वार्टर सर्कल में आपका कोई फ्रेम है तो उसका यहां पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये गेट का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को भी रिवीजन करना है तो एक बार इसको जरूर बना लीजिएगा, जिसको भी बनाना है ये क्वेश्चन एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है, कर्व बीम है, इसका स्ट्रेन एनर्जी को W के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। नाउ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या है, बहुत सिंपल है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इतना जानने का जरूरत नहीं है, सिंपल है, यहां लोड लगाइएगा तो यहां डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, यहां लोड लगाएंगे तो इस लोड के कारण डिफ्लेक्शन, मतलब इस लोड के कारण इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और इस लोड के कारण इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, दोनों हमेशा सेम होता है, दैट इज मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक है, क्लियर। ये इसी का डेरिवेशन हम बस बताए हैं, ठीक है। कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट सी, सी पे डिफ्लेक्शन निकालना है यहां पे, तो सी पे डिफ्लेक्शन निकालने का बहुत मेथड है, लेकिन आप मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से बना सकते हैं। इस लोड के कारण यहां डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, लोड यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां डिफ्लेक्शन, तो इस लोड के कारण यहां डिफ्लेक्शन निकालने में बड़ा मेहनत लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लोड को यहां लगा के यहां का डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू लोड को यहां लगा के यहां का डिफ्लेक्शन, दोनों सेम है, तो देखिए डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा सी, तो हम लोगों को डेल्टा बी निकालना है, तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। आइए डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैलकुलेट करना बड़ा आसान है ना, सुपरपोजिशन मेथड से कैलकुलेट कर लिया, तुरंत हम लोगों का आ गया, क्लियर। तो ऐसे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां लोड लगा के वहां डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू वहां लोड लगा के यहां पे डिफ्लेक्शन, ठीक है। समरी ऑफ ऑल मेथड्स, सो कौन सा मेथड कहां अच्छा होता है ये आप लोगों को जानना है। समरी ऑफ ऑल मेथड्स, ये हम एक अच्छा चीज अपने नोट्स में ऐड कराए हैं कि सारे मेथड को समराइज कर दिए और बता दिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। डबल इंटीग्रेशन मेथड यूजफुल व्हेन कैपिटल M हैज सिंगल एक्सप्रेशन, अगर कैपिटल M का यानी कि मेंबर में बेंडिंग मोमेंट का मल्टीपल एक्सप्रेशन आ जाता है तो मैकॉलेस थ्योरम यूज करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गिव्स डिफ्लेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस एंड स्लोप नॉट रोटेशन, सो ये रोटेशन नहीं देता है, ये स्लोप देता है, क्योंकि dy बाई dx देता है ये, और नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रस, ट्रस वगैरह में ये एप्लीकेबल नहीं है डबल इंटीग्रेशन मेथड। मोमेंट एरिया मेथड यूजफुल व्हेन एरिया ऑफ BMD कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये मोमेंट एरिया मेथड में M बाई EI डायग्राम का एरिया निकालना पड़ता है ना,
तो एम बाई आई डायग्राम का एरिया तभी निकाल पाइएगा ना जब उसका शेप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से निकल जाए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला से उसका शेप नहीं निकलेगा तो आप निकाल पाइएगा क्या एग्जाम में? नहीं निकाल पाइएगा। तो इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेवर गिव्स रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन डायरेक्टली, ये रोटेशन और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली नहीं देता है, तो जुगाड़ करके हमको निकालना पड़ता है। ये डायरेक्टली डिफ्लेक्शन रोटेशन नहीं देता है, क्लियर। ये दो टैंजेंट के बीच का एंगल देता है और टैंजेंट से इलास्टिक कर्व का डिस्टेंस देता है, और इसका यूज करके हम लोग डिफ्लेक्शन रोटेशन निकाल लेते हैं। आया समझ में? ठीक है। सो ये डिफ्लेक्शन रोटेशन डायरेक्टली नहीं देता है मोमेंट एरिया थ्योरम। कॉन्जुगेट बीम मेथड, नॉट प्रिफरेबल इफ बीएमडी ऑफ रियल बीम इज कर्व। अगर बीएमडी ऑफ रियल बीम जो है ना वो कर्व आ रहा है ना, तो उसका एम बाई ई आई डायग्राम उसका लोडिंग होगा, फिर उसका एरिया निकालिए, सीजी निकालिए, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट निकालने में हेडेक हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट प्रिफरेबल इन दैट केस। इट गिव्स डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, ये भी स्लोप देता है, रोटेशन नहीं देता है। नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रस, ये भी ट्रस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड बहुत अच्छा मेथड है, दिल बना के हम छोड़े थे क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड है, इसीलिए लिख दिए, बहुत अच्छा मेथड है, समझ में आया। स्ट्रेन एनर्जी मेथड बहुत बढ़िया मेथड है, गलती गलती होने का चांस बहुत कम होता है, वर्सेटाइल मेथड है, ठीक है, हर चीज पे लगता है। साइन कन्वेंशन इज नॉट एन इश्यू वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सो साइन कन्वेंशन इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। इट गिव्स डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, ये रोटेशन देता है, ये स्लोप नहीं देता है, ठीक है। ये dy बाई dx नहीं देता है, ये डायरेक्ट रोटेशन देता है। फोर्स के सामने डिफ्लेक्शन और मूवमेंट के सामने रोटेशन देता है, क्लियर। इट गिव्स अप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर, हर एक टाइप का लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल है, चाहे बीम हो, फ्रेम हो, ट्रस हो, केबल स्ट्रक्चर हो, आर्च हो, एटसेट्रा, किसी भी स्ट्रक्चर में ये एप्लीकेबल है। आया समझ में? चलिए, डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण डिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है। कोई बीम है, अगर बीम का ऊपर का फाइबर और नीचे के फाइबर में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है तो फाइबर का लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सो ऊपर का फाइबर और नीचे के फाइबर में, ठीक है, ऊपर का फाइबर और नीचे के फाइबर में, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, देन आपका फाइबर का लेंथ अलग अलग हो जाता है। अगर फाइबर का लेंथ अलग अलग होगा तो मेंबर ऑटोमेटिकली कर्व हो जाएगा। फाइबर का लेंथ अलग अलग होगा, देन मेंबर ऑटोमेटिकली कर्व हो जाएगा, इजंट इट। सो मेंबर ऑटोमेटिकली कर्व हो जाता है, और मेंबर जैसे ही ऑटोमेटिकली कर्व हुआ, ठीक है, मेंबर जैसे ही ऑटोमेटिकली कर्व हुआ, क्लियर, आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो यही डिफ्लेक्शन निकालना है। तो ऊपर का टेम्परेचर अलग है, नीचे का टेम्परेचर अलग है। अगर यूनिफॉर्म टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए ऐसे होता है, क्लियर। लेकिन अलग अलग टेम्परेचर होगा तो ऊपर का लेंथ अलग, नीचे का लेंथ अलग, तो ये डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा, क्लियर। सो ये सब डेरिवेशन है, ठीक है, ये सब बस डेरिवेशन है, क्लियर, डेरिवेशन है। फाइनली आपका ये फॉर्मूला आता है कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 8r, ठीक है। अब एल स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर अल्फा T2 माइनस T1 जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है। सो एल स्क्वायर अल्फा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 8d। क्यों? क्योंकि 1/r हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक है ना, यहां से हम लोग निकाले हुए हैं 1/r, यहां से कैलकुलेट किया 1/r। कर्वेचर कितना आएगा? अल्फा T2 माइनस T1 बाई डी। सो कोई भी बीम है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि कितना उसमें कर्वेचर आता है, अल्फा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डेप्थ, वो कर्वेचर है, और डिफ्लेक्शन आपका ये है, क्योंकि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर अपॉन 8r। तो डिफ्लेक्शन में 1/r का वैल्यू बस पुट कर देते हैं, हम लोगों का डिफ्लेक्शन निकल जाता है। आया समझ में? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट मिड स्पैन डिफ्लेक्शन, डेप्थ ऑफ सेक्शन, लेंथ, ये सब दिया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ है, बस उसका कैलकुलेट किया हुआ है, कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन बनवा दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्लियर। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। आई बात समझ में? देख लीजिए।
सो डिफ्लेक्शन चैप्टर खत्म हो गया। अब जितना भी चैप्टर है सब छोटा छोटा ही चैप्टर है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा चैप्टर, अब कोशिश करेंगे हर दिन एक एक चैप्टर करके ख़त्म कर दें। इस वीक में ही सोचते हैं हम ख़त्म कर दें। 7 चैप्टर्स हो गया, आई थिंक 13-14 चैप्टर्स है, ठीक है। फटाफट करके इसी वीक में निपटा देते हैं। क्लियर? ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।